नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक विचारों का इतिहास नामक प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने इस प्रश्न पत्र की 1 से 4 इकाई की वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं और यह इस प्रश्न पत्र का आखिरी वीडियो है। और यदि आप 1 से 5 इकाई के सभी वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग 9 प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधाराओं को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग आर्थिक विचारधाराओं में ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक विचारकों के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कार्ल मेंजर के आर्थिक विचारों को समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अर्थशास्त्र को किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। कार्ल मेंजर के आर्थिक विचारों का सार है व्यक्तिपरक मूल्य, सीमांत उपयोगिता और पद्धतिगत व्यक्तिवाद पर जोर। जिन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र को चुनौती दी, उनका मानना था कि वस्तुओं का मूल्य उनकी उपयोगिता से आता है, न कि श्रम से, और यह व्यक्तिगत संतुष्टि पर निर्भर करता है, जिससे वे ऑस्ट्रेलियाई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जनक भी माने जाते हैं। और मुद्रा के विकास की व्याख्या भी उनके द्वारा की गई, जैसे कि सोने का स्वाभाविक चयन करना। अब हम कार्ल मेंजर के जो आर्थिक विचार है उस पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। नंबर 1, व्यक्तिपरक मूल्य सिद्धांत। मेंजर के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत अर्थात श्रम से नहीं, बल्कि व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने की उसकी क्षमता और उस पर व्यक्ति द्वारा दिए गए महत्व अर्थात उपयोगिता से निर्धारित होता है। उपभोक्ता ही मूल्य का स्रोत होता है और बाजार अर्थव्यवस्था में वही मार्गदर्शक शक्ति भी माना जाता है। कार्ल मेंजर का दूसरा विचार है सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। उन्होंने समझाया कि उपभोक्ता किसी वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली संतुष्टि के आधार पर निर्णय लेता है। लोग केवल वही खरीदते हैं जिससे उन्हें अधिक खुशी या लाभ मिलता है, और वे उस कीमत का भुगतान करते हैं जो वे उस संतुष्टि के लिए चुकाने को तैयार होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु पद्धतिगत व्यक्तिवाद। उनका मानना था कि आर्थिक घटनाओं को समझने के लिए व्यक्तियों के कार्यों और निर्णयों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, न कि केवल बड़े समूह या संस्थाओं का। इसी प्रकार नंबर 4, वस्तुओं का स्वरूप और मेंगर का नियम। मेंगर ने वस्तुओं को विभिन्न क्रमों में विभाजित किया। प्रथम क्रम उपभोक्ता वस्तुएं और उच्चतर क्रम पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें इत्यादि। एक उच्च क्रम की वस्तु का मूल्य उन निम्न क्रम की वस्तुओं के मूल्य से निर्धारित होता है जिन्हें वह बनाने में मदद करती है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु मुद्रा का विकास। सोने और चांदी जैसी धातुओं को मुद्रा के रूप में अपनाने का कारण उनकी अनूठी विशेषताओं जैसे टिकाऊपन, विभाज्यता, सर्वस्वीकार्यता को बताया, जिससे वे विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम बन गई। नंबर 6, ऑस्ट्रेलियाई स्कूल की स्थापना। अपने लेखन अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1871 में प्रकाशित हुई थी, के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्र के स्कूल की नींव रखी, जो गणितीय मॉडल के बजाय व्यक्तिपरक और तार्किक विश्लेषण पर केंद्रित है। कार्ल मेंगर के पश्चात हम लोग यूजेन वान बॉम-बावेर्क के आर्थिक विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। यूजेन
वान बावेर्क के आर्थिक विचारों में पूंजी, ब्याज और मूल्य सिद्धांत पर जोर दिया गया। खासकर वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में समय की भूमिका और ब्याज को पूंजी के उपयोग के लिए मुआवजे के रूप में देखना। उन्होंने कार्ल मार्क्स के शोषण सिद्धांत की आलोचना की और अवसर लागत की अवधारणा को विकसित किया, जो ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है और आधुनिक अर्थशास्त्र को भी प्रभावित करते हैं। बावेर्क के मुख्य आर्थिक विचारों में नंबर 1 पूंजी और ब्याज का सिद्धांत। उन्होंने अपनी पुस्तक कैपिटल एंड इंटरेस्ट में ब्याज के सिद्धांतों को समझाया। ब्याज को वर्तमान उपभोग से परहेज अर्थात त्याग करने के लिए मालिक को दिए जाने वाले मुआवजे के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया। ब्याज दर श्रम शक्ति के आकार, पूंजी की मात्रा और उत्पादन की उत्पादकता पर निर्भर करती है। नंबर 2 मूल्य और सीमांत उपयोगिता। उन्होंने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण को मूल्य सिद्धांत के रूप में विकसित किया और अवसर लागत की अवधारणा पेश की, जिसके अनुसार किसी वस्तु की लागत उसके वैकल्पिक उपयोग में छोड़ी गई उपयोगिता होती है। नंबर 3 मार्क्सवाद की आलोचना। वह कार्ल मार्क्स के विचारों के प्रमुख आलोचकों में से एक थे। उन्होंने तर्क दिया कि ब्याज श्रमिकों के शोषण से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उत्पादन की चक्रीय प्रक्रिया के कारण ब्याज का भुगतान आवश्यक है, चाहे पूंजी का मालिक कोई भी हो। विनिमय और बाजार। उन्होंने दो तरफा प्रतिस्पर्धा के आधार पर वस्तुओं के विनिमय और कीमत निर्धारण की व्याख्या की, जिसमें खरीदार और विक्रेता दोनों की सौदेबाजी की शक्ति शामिल होती है। बावेर्क के विचारों के प्रभाव और उसकी विरासत क्या है। उनके विचारों ने आधुनिक ब्याज सिद्धांत और ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्र के विकास की नींव रखी। लुडविग वान मिसेज और फ्रेडरिक हायेक जैसे प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्रियों के काम को प्रभावित किया। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचार से हटकर मुक्त बाजार और निजी संपत्तियों के महत्व पर जोर दिया, जो आज भी ऑस्ट्रेलियाई स्कूल का केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई विचारकों में ही फ्रेडरिक वान विजर भी शामिल है। अब हम फ्रेडरिक वान विजर के आर्थिक विचारों पर चर्चा करते हैं। फ्रेडरिक वान विजर ऑस्ट्रेलियाई स्कूल के प्रमुख अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने सीमांत उपयोगिता और अवसर लागत की अवधारणाओं को विकसित किया और यह समझाया कि किसी वस्तु का मूल्य उसके श्रम या धातु में नहीं, बल्कि उसके व्यक्तिपरक या मनोवैज्ञानिक मूल्य और त्यागे गए सर्वोत्तम विकल्प अर्थात अवसर लागत में होता है, जिससे उन्होंने मार्क्सवादी श्रम मूल्य सिद्धांत को चुनौती दी और आर्थिक निर्णयों में मनोवैज्ञानिक कारकों को शामिल किया, जो आज भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में प्रासंगिक माने जाते हैं। विजर के प्रमुख आर्थिक विचारों में नंबर 1 सीमांत उपयोगिता। विजर ने सीमांत उपयोगिता शब्द गढ़ा, जो बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और मूल्य उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि या उपयोगिता पर निर्भर करता है, न कि उसके उत्पादन में लगे श्रम पर। नंबर 2 अवसर लागत। उन्होंने वैकल्पिक लागत, जो बाद में अवसर लागत बनी, की अवधारणा दी, जिसके अनुसार किसी एक चीज़ को चुनने की लागत छोड़ी गई सबसे अच्छी वैकल्पिक चीज़ का मूल्य होती है। नंबर 3 मूल्य का व्यक्तिपरक सिद्धांत।
विजर ने एडम स्मिथ के श्रम आधारित मूल्य सिद्धांत का खंडन किया और तर्क दिया कि किसी वस्तु का आर्थिक मूल्य व्यक्तिपरक होता है जो उपभोक्ताओं की पसंद और ज़रूरतों पर निर्भर करता है। नंबर 4, धन के वितरण पर टिप्पणी। उन्होंने देखा कि अर्थव्यवस्था अक्सर अमीरों की विलासिता की चीज़ों का उत्पादन करती है जबकि गरीबों की ज़रूरतों को अनदेखा करती है और यह धन का वितरण ही तय करता है कि क्या उत्पादन होगा, जिससे एक विरोधाभासी उपभोक्तावाद पैदा होता है। संक्षेप में, फ्रेडरिक वान विजर ने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी, खासकर व्यक्तिपरक मूल्य और अवसर लागत के सिद्धांतों के माध्यम से, जो आज भी आर्थिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई विचारधारा के पश्चात हम लोग लाजेन विचारधारा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के विचारों पर यहाँ प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लियोन वालरस के आर्थिक विचारों पर। लियोन वालरस के मुख्य आर्थिक विचारों में सामान्य संतुलन सिद्धांत और वालरस का नियम शामिल है, जो बताते हैं कि कैसे सभी परस्पर जुड़े बाजार एक साथ संतुलन में आ सकते हैं, जिसमें सभी अतिरिक्त मांग का योग शून्य होता है और एक बाजार में असंतुलन दूसरे में संतुलन बनाता है, जिससे कुशल संसाधन आवंटन होता है। उन्होंने अर्थशास्त्र को गणितीय रूप दिया और टेटनमेंट नामक प्रक्रिया का वर्णन किया, जहां बाजार धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ते हैं और भूमि के राष्ट्रीयकरण और करों को समाप्त करने की वकालत भी लियोन वालरस के द्वारा की गई। वालरस के मुख्य आर्थिक विचारों में पहला बिंदु है सामान्य संतुलन सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे अर्थव्यवस्था के सभी बाजार, जिसमें वस्तु बाजार, श्रम बाजार, पूंजी बाजार, एक साथ संतुलन में आ सकते हैं। वालरस ने दिखाया कि यदि सभी बाजार संतुलन में है तो संसाधनों का कुशल आवंटन होता है। यह सिद्धांत एकल बाजार विश्लेषण से परे जाकर पूरी अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से देखता है। नंबर 2, वालरस का नियम। इस नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में सभी बाजारों में अतिरिक्त मांग के कुल मूल्य का योग हमेशा शून्य होता है। इसका मतलब है कि यदि एक बाजार में अतिरिक्त मांग है तो किसी अन्य बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति होनी चाहिए ताकि कुल योग शून्य हो जाए। इसलिए यदि एक को छोड़कर सभी बाजार संतुलन में है तो अंतिम बाजार भी संतुलन में ही होगा। नंबर 3, टेटनमेंट अर्थात टटोलना। यह एक प्रक्रिया है जहां बाजार संतुलन की स्थिति तक पहुंचने के लिए टटोलते या अनुमान लगाते हैं। यह एक परीक्षण और त्रुटि प्रक्रिया है जिसमें कीमतें धीरे धीरे समायोजित होती है जब तक कि सभी बाजार संतुलन में नहीं आ जाते। नंबर 4, गणितीय अर्थशास्त्र। वालरस ने अर्थशास्त्र को एक गणितीय विज्ञान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कीमतों और मात्राओं के लिए समकालिक समीकरणों की प्रणाली विकसित की। नंबर 5, नीतिगत विचार। उन्होंने पूर्ण मुक्त प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था की वकालत की। उन्होंने निजी भूमि के राष्ट्रीयकरण और करों को समाप्त करने की वकालत की ताकि सरकार को राजस्व मिल सके और आर्थिक दक्षता बढ़े। वालरस के विचारों का प्रभाव। वालरस के विचारों ने आधुनिक अर्थशास्त्र, विशेषकर नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र और गणितीय अर्थशास्त्र की नींव रखी और
विल्फ्रेडो जैसे विद्वानों को उन्होंने प्रभावित किया। अब हम विल्फ्रेडो पेरेटो के आर्थिक विचारों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो के मुख्य आर्थिक विचारों में 80-20 का नियम, पेरेटो दक्षता और शासक वर्ग का सिद्धांत शामिल है, जो बताते हैं कि अधिकांश परिणाम 80% कुछ ही कारणों से अर्थात 20% से आते हैं। 80% परिणाम 20% कारणों के कारण आते हैं। संसाधनों का इष्टतम और समान वितरण तथा समाज में अभिजात्य वर्ग का उदय और पतन इनकी विचारधारा स्पष्ट करती है। पेरेटो के आर्थिक विचारों में नंबर 1 पेरेटो सिद्धांत, जिसे 80-20 का नियम भी कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि कई स्थितियों में लगभग 80% परिणाम 20% कारणों से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए इटली में 20% आबादी के पास 80% भूमि का स्वामित्व था। 80% बिक्री 20% ग्राहकों से आती है। 80% लाभ 20% कर्मचारियों से आता है। नंबर 2 पेरेटो दक्षता अर्थव्यवस्था में संसाधनों के इष्टतम आवंटन से जुड़ा हुआ है। पेरेटो सुधार एक ऐसी स्थिति जहां किसी बदलाव से कम एक व्यक्ति को लाभ हो और किसी को नुकसान नहीं हो। पेरेटो इष्टतम वह स्थिति जहां कोई और पेरेटो सुधार संभव न हो, यानी किसी को बेहतर बनाने के लिए किसी और की स्थिति खराब करनी पड़े। यह समानता नहीं बल्कि संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर केंद्रित है। नंबर 3 शासकों का सिद्धांत। पेरेटो का मानना था कि समाज हमेशा शासक वर्ग और शासित वर्ग में बटा रहता है। यह अभिजात वर्ग जैसे आविष्कारक, नेता, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स के सिद्धांत के तहत बदलते रहते हैं। एक वर्ग का पतन होता है और दूसरा वर्ग उसका स्थान लेता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आते हैं। नंबर 4 मानव व्यवहार। उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य तर्कसंगत होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अक्सर अतार्किक तरीकों से कार्य करते हैं, जो आर्थिक विश्लेषण को प्रभावित करता है। संक्षेप में पेरेटो ने धन के असमान वितरण, समाज में अभिजात वर्ग के निरंतर बदलाव और संसाधनों के कुशल उपयोग के विचारों पर जोर दिया, जो आधुनिक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। इसके बाद हेनरी लुडवेल मूर के आर्थिक विचारों पर नज़र डालते हैं। हेनरी लुडवेल मूर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और अर्थमिति के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति थे। उन्हें सांख्यिकी अर्थशास्त्र का संस्थापक माना जाता है और उन्होंने आर्थिक सिद्धांतों के अनुभवजन्य परीक्षण के लिए गणितीय और सांख्यिकी तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया। उनके प्रमुख आर्थिक विचार और योगदान निम्नलिखित है। नंबर 1 अर्थमिति के अग्रदूत। मूर पहले अर्थशास्त्रियों में से थे जिन्होंने मांग और आपूर्ति के नियमों और अन्य आर्थिक सिद्धांतों का अनुभवजन्य रूप से परीक्षण करने के लिए सांख्यिकी और गणित का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया। उन्होंने आनुभविक डेटा के साथ शुद्ध अर्थशास्त्र के संयोजन का लक्ष्य रखा। नंबर 2 आर्थिक चक्रों का विश्लेषण। उनके सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक, जो 1914 में प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमिक साइकिल देयर लॉ एंड कॉजेस थी। इस पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक चक्र
यादृच्छिक घटनाएं नहीं है, बल्कि मौसम में आवधिक चक्रों, विशेष रूप से वर्षा के पैटर्न और कृषि पर उनके प्रभाव के कारण होते हैं। नंबर 3, सांख्यिकीय मांग वक्र। उन्होंने मांग वक्रों का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय सहसंबंध विश्लेषण का उपयोग किया। यह नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अनुभवजन्य अनुप्रयोग था। नंबर 4, मजदूरी का नियम। सन 1911 में अपनी पुस्तक लॉज ऑफ वेजेस एन एसे इन स्टैटिकल इकोनॉमिक्स में उन्होंने मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का अनुभवजन्य रूप से परीक्षण करने के लिए सहसंबंध विश्लेषण का उपयोग किया। नंबर 5, हार्मोनिक विश्लेषण। उन्होंने समय श्रृंखला अर्थात टाइम सीरीज डेटा के चक्रीय व्यवहार की जांच करने के लिए जोसेफ फूरियर के हार्मोनिक विश्लेषण का उपयोग किया। संक्षेप में, हेनरी लुडवेल मूर के आर्थिक विचार अर्थशास्त्र में अनुभवजन्य डेटा, गणित और सांख्यिकी के उपयोग पर केंद्रित थे, जिसने आधुनिक अर्थमिति की नींव भी रखी है। ऑस्ट्रेलियाई विचारधारा और लाजन विचारधारा के पश्चात हम लोग अब बात करते हैं कैम्ब्रिज विचारधारा और उससे जुड़े हुए अर्थशास्त्रियों के संबंध में। पहले महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल के आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। अल्फ्रेड मार्शल के आर्थिक विचारों में मानव कल्याण पर जोर, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता, अल्प अवधि और दीर्घ अवधि का विश्लेषण और अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मानना शामिल है, जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन केंद्रित होने के बजाय जीवन के सामान्य कार्यों में मनुष्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया, जिससे 9% अर्थशास्त्र की नींव पड़ी और आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण दिशा मिली। अल्फ्रेड मार्शल के मुख्य आर्थिक विचारों में महत्वपूर्ण भाग है नंबर 1, मानव कल्याण। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन के बजाय मानव कल्याण से जोड़ा, जो सुख प्राप्ति और जीवन के सामान्य कार्यों में मनुष्य के अध्ययन पर केंद्रित है। भौतिक वस्तुओं का अध्ययन भौतिक कल्याण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 2, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। उन्होंने मांग और आपूर्ति वक्रों का उपयोग करके बाजार संतुलन की अवधारणा को स्पष्ट किया, जो आज भी एक मूलभूत सिद्धांत है। नंबर 3, मूल्य निर्धारण। उन्होंने बताया कि किसी वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी और उसकी दुर्लभता दोनों पर निर्भर करती है, जिसे मूल्य विरोधाभास का समाधान माना गया। नंबर 4, सीमांत उपयोगिता। उन्होंने सीमांत उपयोगिता के नियम को लोकप्रिय बनाया, जिसमें कहा गया कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की संतुष्टि घटती जाती है, जिससे उपभोक्ता अधिक कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। नंबर 5, अल्पावधि और दीर्घावधि। मार्शल ने समय की विभिन्न अवधियों में आर्थिक कारकों के प्रभावों का विश्लेषण किया, जैसे अल्पावधि में मांग का अधिक प्रभाव और दीर्घ अवधि में आपूर्ति लागत का अधिक प्रभाव होता है। नंबर 6, अर्थशास्त्र, विज्ञान या कला। उन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों माना, क्योंकि यह न केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है बल्कि मार्गदर्शन भी करता है। नंबर 7, स्थिर बनाम गतिशील अर्थशास्त्र। गणित के उपयोग के बावजूद उन्होंने अर्थशास्त्र को एक आर्थिक जीव विज्ञान इकोनॉमिक बायोलॉजी माना, जो एक विकासशील प्रक्रिया है, न कि एक स्थिर यांत्रिकी। नंबर 8,
आंशिक संतुलन विश्लेषण, उन्होंने एक समय में एक बाजार का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे आंशिक संतुलन कहा जाता है, जिससे सूक्ष्म अर्थशास्त्र मजबूत हुआ। संक्षेप में अल्फ्रेड मार्शल ने प्रतिष्ठित विचारों को आधुनिक विचारों के साथ जोड़कर नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की नींव रखी, जिससे अर्थशास्त्र का अध्ययन अधिक व्यवस्थित और मानव केंद्रित हो गया। मार्शल के पश्चात हम कैम्ब्रिज विचारधारा के ही प्रोफेसर एसी पिगू की बात करते हैं, उनके विचारों को समझते हैं। पिगू के प्रमुख आर्थिक विचारों में कल्याणकारी अर्थशास्त्र, पिगू प्रभाव और बाह्यताओं पर काम शामिल है, जिन्होंने अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के लिए तर्क दिया। उनका मानना था कि पिगोवियन करों और सब्सिडी के माध्यम से बाजार की विफलताओं को ठीक किया जा सकता है, खासकर नकारात्मक बाह्यताओं जिसमें प्रदूषण इत्यादि शामिल है को कम करने, और सकारात्मक बाह्यताओं जिसमें शिक्षा इत्यादि शामिल है को प्रोत्साहित करने के लिए। और उनका पिगो प्रभाव बताता है कि कीमतें घटने पर धन का वास्तविक मूल्य बढ़ने से उपभोग और रोजगार बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था स्वतः संतुलन स्थापित कर लेती है। पिगू के आर्थिक विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उनके विचारों में शामिल है। नंबर 1, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। उन्होंने समाज के कुल कल्याण को व्यक्तिगत कल्याणों के योग के रूप में परिभाषित किया और अपने विश्लेषण को आर्थिक कल्याण तक सीमित रखा। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था को अधिकतम करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, विशेषकर जब बाजार की विफलताएं सम्मिलित हो। नंबर 2, बाह्यताएं। पिगो ने बाह्यताओं की अवधारणा को विकसित किया। नकारात्मक बाह्यताओं जैसे प्रदूषण को हतोत्साहित करने के लिए पिगोवियन कर लगाने की वकालत की। वही सकारात्मक बाह्यताओं जैसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिगोवियन सब्सिडी अर्थात सरकारी सहायता का समर्थन भी किया। नंबर 3, पिगो प्रभाव। यह सिद्धांत बताता है कि कीमतों में गिरावट होने पर लोगों के पास मौजूद धन का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है। इस बढ़ी हुई संपत्ति से मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था स्वतः संतुलन की ओर बढ़ती है। इसे वास्तविक संतुलन प्रभाव भी कहा जाता है। नंबर 4, सरकारी हस्तक्षेप का औचित्य। उन्होंने तर्क दिया कि कर और सब्सिडी के माध्यम से सरकार बाजार की विफलताओं को ठीक कर सकती है और आर्थिक कल्याण को बढ़ा सकती है, जो मार्शलियन अर्थशास्त्र का विस्तार माना जाता है। संक्षेप में पिगो ने बाह्यताओं के माध्यम से बाजार की विफलताओं को सुधारने और अर्थव्यवस्था को स्वतः सुधारने वाला बनाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप का एक ढांचा प्रदान किया, जिससे आर्थिक और सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सके। प्रोफेसर पिगो के आर्थिक विचारों के पश्चात हम लोग फ्रांसिस एडगेवर्थ के प्रमुख आर्थिक विचारों पर प्रकाश डालते हैं। फ्रांसिस एडगेवर्थ के प्रमुख आर्थिक विचारों में उपयोगितावादी कराधान सिद्धांत, एजवर्थ बॉक्स द्वारा विनियमन अर्थव्यवस्था का विश्लेषण, उदासीनता वक्र और संकोचन वक्र का विकास तथा अर्थमिति में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग शामिल है। विशेषकर मध्यका के उपयोग पर जोर, जो उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण गणितीय विचारक बनाता है। फ्रांसिस एडगेवर्थ के आर्थिक विचारों में नंबर 1,
उपयोगितावाद और कराधान, उन्होंने तर्क दिया कि करों का इष्टतम वितरण ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक करदाता द्वारा वहन की जाने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो। उन्होंने कराधान विरोधाभास की अवधारणा दी, जिसमें किसी वस्तु पर कर लगाने से उसकी कीमत में कमी आ सकती है, जैसा कि उन्होंने रेल यात्रियों के लिए बनाया था। फ्रांसिस एडगेवर्थ के विचारों में दूसरा भाग है एडजवर्थ बॉक्स और सामान्य संतुलन। उन्होंने दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं वाली विनिमय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए एडजवर्थ बॉक्स नामक एक ग्राफिकल टूल विकसित किया। यह बॉक्स बताता है कि कैसे व्यापार के माध्यम से संसाधनों का आवंटन पेरेटो कुशल हो सकता है, जहां एक व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए दूसरे को बदतर करना होगा। संकोचन वक्र की अवधारणा भी यहीं से आती है, जो सभी पेरेटो कुशल बिंदुओं को दर्शाती है। नंबर 3, उदासीनता वक्र। उन्होंने उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए उदासीनता वक्रों और मानचित्रों के गणितीय उपकरणों पर काम किया, जो बाद में विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा और विकसित किए गए। नंबर 4, अर्थमिति और सांख्यिकी। एडगेवर्थ ने अर्थमिति के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर सांख्यिकी विश्लेषण के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने न्यूनतम वर्ग के बजाय कई परिस्थितियों में मध्यका के उपयोग का समर्थन किया, क्योंकि यह निरपेक्ष विचलनों के योग को कम करती है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उन्होंने जे.एस. मिल के विचारों पर आधारित होकर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के सिद्धांत में व्यापार की शर्तों की ज्यामितिक व्याख्या प्रस्तुत की। संक्षेप में, एडगेवर्थ ने गणितीय और सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके अर्थशास्त्र को एक अधिक कठोर विज्ञान बनाने में मदद की, जिससे आधुनिक गणितीय अर्थशास्त्र और अर्थमिति की नींव पड़ी। जॉन मेनार्ड कीन्स के आर्थिक विचारों पर चर्चा करते हैं। कीन्स के आर्थिक विचारों का मुख्य सार यह है कि आर्थिक मंदी के दौरान पूर्ण रोजगार प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। खासकर कुल मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक खर्च करना चाहिए, भले ही इसके लिए कर्ज लेना पड़े, क्योंकि मुक्त बाजार हमेशा स्वयं को ठीक नहीं कर सकते हैं। उनके सिद्धांतों में मांग आपूर्ति का सिद्धांत, सरकारी हस्तक्षेप की वकालत, बचत निवेश का संतुलन और गुणक प्रभाव जैसे प्रमुख विचार शामिल है, जो आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का आधार बने। जे.एम. कीन्स के प्रमुख आर्थिक विचारों में पहला भाग है मांग का सिद्धांत। कीन्स का मानना था कि मांग आपूर्ति को संचालित करती है और मंदी काल में कुल मांग की कमी मुख्य समस्या होती है। नंबर 2, सरकारी हस्तक्षेप। अर्थशास्त्र को मंदी से निकालने के लिए सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, विशेषकर सार्वजनिक निर्माण कार्यों, करों में कटौती और सरकारी खर्च के माध्यम से इस स्थिति से निपटा जा सकता है। नंबर 3, प्रभावी मांग। यह वह स्तर है जहां कुल मांग कुल आय के बराबर होती है और रोजगार का स्तर इसी पर निर्भर करता है। नंबर 4, बचत और निवेश में समानता। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में संतुलन तब होता है जब बचत और निवेश बराबर होते हैं। आय में कमी या वृद्धि से यह संतुलन बनता है, न कि केवल ब्याज दरों से। नंबर 5, कीनेसियन गुणक। सरकारी खर्च में वृद्धि का जीडीपी पर कई गुना अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है।
किन्स ने अपने आर्थिक विचारों में तरलता पसंदगी की भी बात की है। उन्होंने धन की मांग और ब्याज दरों के बीच संबंध समझाया और बताया कि कैसे ब्याज दरें निवेश और उपभोग को प्रभावित करती है। नंबर 7, अल्पकाल पर जोर दिया था उन्होंने अपने आर्थिक विचारों में। किन्स ने जोर दिया कि लंबी अवधि में तो हम सब मर जाएंगे, इसलिए अल्पकालिक आर्थिक संकटों से निपटने के लिए तत्काल सरकारी कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए। किन्स के आर्थिक विचारों का महत्व। किन्स के सिद्धांत सन 1930 के दशक की महामंदी के बाद विकसित हुए और सरकारों को मंदी से लड़ने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिससे राजकोषीय नीति को आर्थिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा। कैम्ब्रिज विचारधारा के पश्चात अमेरिकन विचारधारा और उससे संबंधित अर्थशास्त्रियों के विचारों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, जिसमें पहला नाम है जेबी क्लार्क। क्लार्क के आर्थिक विचारों में मुख्य रूप से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, प्रतियोगिता अवधारणाएं शामिल है, जिन्होंने आय वितरण और आर्थिक प्रणाली की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खासकर श्रम और पूंजी के योगदान के आधार पर आय के बंटवारे पर उनका जोर था। उन्होंने व्यावहारिक प्रतियोगिता के विचार और उपभोक्ता मांग के उतार चढ़ाव से निवेश में होने वाले बड़े बदलावों पर भी अपना काम किया। उन्होंने आर्थिक जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए श्रमिकों के अधिकारों और शांति के लिए काम किया। उनके प्रमुख विचारों में नंबर 1 सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। क्लार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह सिद्धांत है कि उत्पादन के कारकों, जिसमें श्रम, पूंजी, भूमि आदि शामिल है, को उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर आय मिलती है। इसका मतलब यह है कि एक अतिरिक्त इकाई श्रम या पूंजी का उत्पादन में जितना योगदान होता है, उससे उतना ही भुगतान मिलना चाहिए। नंबर 2 पूंजी की अवधारणा। उन्होंने पूंजी को एक स्थिर, अमूर्त और हमेशा मौजूद रहने वाले उपकरण के रूप में देखा, जो मानवता के पास एक बड़े औजार की तरह है, जैसे कोई खेत या झरना। उन्होंने विषम पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन को सजातीय पूंजी जैसे जेली का रूप में देखा, जो उत्पादन की अंतिम इकाई के उत्पादक योगदान से लाभ तय करती है। नंबर 3 व्यावहारिक प्रतियोगिता। क्लार्क ने प्रतिस्पर्धा को एक गणितीय प्रक्रिया के रूप में देखा और व्यावहारिक प्रतियोगिता की अवधारणा विकसित की। उन्होंने जोर दिया कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा अव्यावहारिक है और बाजार की शक्तियों की सीमाओं के साथ साथ संभावित प्रतिस्पर्धा का महत्व है। नंबर 4 तोरण सिद्धांत। उन्होंने उपभोक्ता मांग में उतार चढ़ाव के कारण निवेश में होने वाले बाहरी बदलावों का अध्ययन किया, जिस पर बाद में किन्स ने भी विचार किया। नंबर 5 सामाजिक और आर्थिक न्याय। धार्मिक विश्वासों के कारण क्लार्क ने आर्थिक जाति व्यवस्था की निंदा की और श्रमिकों के अधिकारों, यूनियन के संरक्षण और हर व्यक्ति के जीने के अधिकार की वकालत भी की। नंबर 6 शांति और युद्ध। वे युद्ध को मानव भाग्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सक्रिय रूप से जुड़े रहे। संक्षेप में क्लार्क ने आय वितरण, पूंजी और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सैद्धांतिक योगदान दिया, साथ ही आर्थिक न्याय और शांति के लिए भी काम किया। इसके पश्चात हम लोग इरविंग फिशर के आर्थिक विचारों पर चर्चा करते हैं। इरविंग फिशर के प्रमुख आर्थिक विचारों में फिशर प्रभाव मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के बीच के संबंध को जो स्पष्ट करता है, पूंजी और ब्याज का सिद्धांत, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत और उपभोग कर का प्रस्ताव शामिल है।
जो बचत के बजाय उपभोग को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने आर्थिक उतार चढ़ाव को मुद्रा आपूर्ति में बदलाव और स्थिर मुद्रा की वकालत के कारण भी माना, जिससे मूल्य स्तर स्थिर रहता है। फिशर के आर्थिक विचारों में नंबर 1 फिशर प्रभाव यह बताता है कि नाम मात्र ब्याज दर वास्तविक ब्याज दर और अपेक्षित मुद्रास्फीति के योग के बराबर होती है। नंबर 2 पूंजी और ब्याज का सिद्धांत। फिशर ने पूंजी को आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति के रूप में परिभाषित किया और ब्याज दरों को समयवरीयता और निवेश अवसरों के बीच संतुलन का परिणाम माना। नंबर 3 फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रसिद्ध समीकरण MV = PT दिया, जहां पर M को मुद्रा की आपूर्ति, V को वेग, लेन देन की मात्रा के रूप में T और औसत मूल्य के रूप में P को स्पष्ट किया। यह बताता है कि मुद्रा की आपूर्ति में बदलाव से कीमत स्तर प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नंबर 4 स्थिर मुद्रा। फिशर ने मुद्रा की क्रय शक्ति को स्थिर रखने की वकालत की ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे, और वे स्टेबल मनी लीग के संस्थापक भी थे। नंबर 5 उपभोग पर कर। उन्होंने आय कर की आलोचना की क्योंकि यह बचत को हतोत्साहित करता है। इसके बजाय उन्होंने उपभोग पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया ताकि बचत और निवेश को बढ़ावा मिल सके। नंबर 6 वितरित अंतराल और व्यापार चक्र। उन्होंने सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करके दिखाया कि मूल्य स्तर में बदलाव के कारण आर्थिक गतिविधियों में देरी से प्रभाव पड़ता है, जिसे वितरित अंतराल कहा जाता है, जो व्यापार चक्रों को समझने में महत्वपूर्ण है। इन विचारों ने आधुनिक अर्थशास्त्र, विशेषकर मौद्रिक अर्थशास्त्र और वित्त को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार इस वीडियो में हमने 9 प्रतिष्ठित विचारधाराओं को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।